नमस्कार प्यारे साथियों। आज कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, इसके अंतर्गत हम आज ये पहला लेक्चर है। अब से पहले हमने राजनीति विज्ञान के लगभग 6 पाठ करवा दिए हैं, पर कोई लेक्चर नहीं डाला है। संभावना थी कि स्कूल जल्दी ही रीओपन हो जाएंगे, लेकिन संभवतः ऐसा हो नहीं पाया है। तो इसके लिए हम एक बार ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो है पढ़ाने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में पहला आपका टॉपिक है न्याय। न्याय क्या होता है? देखिए, राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि हमें पीछे का बैकलॉग लेके चलना पड़ता है, और जब तक हमें पीछे का बैकलॉग नहीं मालूम होता है तब तक हम उसके बारे में ज्यादा बता नहीं पाते हैं। न्याय जो है वो राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण धारणा है। राजनीति विज्ञान की क्यों महत्वपूर्ण धारणा है? क्योंकि राजनीति विज्ञान में हम जो है वो बैक कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। अब राजनीति विज्ञान में न्याय जो है वो जस्टिस के रूप में विख्यात है। अब देखो, अगर तुम लोगों को न्याय पढ़ना है, जस्टिस पढ़ना है, न्याय होता क्या है, तो आपके यहां पे न्याय की 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली विचारधारा संभवतया वह विचारधारा है जिसके अंदर हम पश्चिमी देशों को पढ़ते हैं। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात इस बारे में क्या कहते हैं न्याय के बारे में। दूसरी अवधारणा जो है वो हमारे सामने वो भारतीय अवधारणा है। न्याय 2 भागों में पढ़ा जाता है, एक पश्चिम क्या कहता है और एक पूर्व क्या कहता है। पूर्व की धारणा भारत से संदर्भित है, पश्चिम की अवधारणा को हम जो है विदेशी अवधारणा कहकर पुकारते हैं। विदेशी अवधारणा, विदेशी अवधारणा में न्याय सिद्धांतों की जब आती है तो सबसे प्रमुख आता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के साथ साथ हम अरस्तु और सुकरात को भी पढ़ते हैं, क्योंकि अरस्तु और सुकरात रात का संबंध जो है वो काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। सुकरात प्लेटो के गुरु थे और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। एक गुरु शिष्य की परंपरा है, पश्चिमी विचारधारा है। अब पूर्व में हम भारतीय विचारधारा पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कौटिल्य को। जैसे हम आचार्य विष्णु गुप्त कौटिल्य कहते बोलते हैं। कौटिल्य शब्द जो है, देखिए आपने कौटिल्य पढ़ा होगा, मैं बता देना चाहता हूं कि कौटिल्य शब्द जो है वो दरअसल अपभ्रंश शब्द है कौटिल्य, क्योंकि वास्तव में कौटिल्य कोई थे ही नहीं, कौटिल्य थे। अब क्या है इसके बारे में विचारधारा, वो आपको आगे चल के बाद में बताया जाएगा। न्याय क्या चीज है, किस तरीके से ये हमारे सामने
राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा के रूप में स्थापित हुआ है और किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, न्याय पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मैं पहले बता चुका हूं कि हमें राजनीति विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें अतीत पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? अब न्याय बाद की बात है। न्याय से पहले हमें पढ़नी होगी शक्ति। शक्ति की अवधारणा। शक्ति क्या चीज है? शक्ति राजनीति विज्ञान का मूल आधार है। पहली बात, राजनीति विज्ञान की जब आधार की बात आती है, अगर हम कहें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है राजनीति का, तो वो शक्ति है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आम जन धारणा से जुड़ी हुई है। शक्ति का हम जो प्रयोगाती है, शक्ति का अर्थ अब आम लोग जो है शक्ति का भावार्थ बल से लगाते हैं। बल शक्ति नहीं होती। आपने सुना हो भी होगा, लोग कहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि ये चीज उठा सकता हूं, या मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं जो है वह गाड़ी को धकेल सकता हूं, या मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं मतलब भारी से भारी वस्तु उठा सकता हूं, या मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं 10-20 आदमियों को मार सकता हूं। जब हम ये बातें करते हैं ना, दरअसल हम शक्ति की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते बल की बात। अब शक्ति तो है वो मानसिक होती है, मानसिक अवधारणा है, जबकि बल जो है वो शारीरिक अवधारणा है। शरीर की शक्ति को बल कहते हैं और मस्तिष्क की शक्ति को शक्ति कहा जाता है। शक्ति बल नहीं होती, बल शक्ति हो सकती है। कई बातें इसमें समान रहती हैं। अब शक्ति क्या चीज है? प्राचीन भारतीय विचारधारा के अनुसार से अगर देखें तो हमें, अब देखिए भारतीय विचारधारा, अब शक्ति पर भी 2 विचारधारा है, एक तो भारतीय विचारधारा, एक पश्चिमी विचारधारा। अब शक्ति जो है वह भारतीय विचारधारा के अनुसार से, हमने शक्ति को जिस रूप में पढ़ा है, भारतीयों ने वो दंड के रूप में पढ़ा है, पनिश के रूप में पढ़ा है। हमारे लिए दंड ही सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है। अब प्राचीन भारतीय विद्वान जैसे हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को ले, मन्नु को ले, तो ये विद्वान भी मानते हैं कि दंड ही शक्ति है ना? अब मन्नु और कौटिल्य, इनका मानना है कि दंड क्या है, वो शक्ति है। इनकी विचारधारा है। अब मन्नु जो है वो ये कहते हैं कि दंड ही शक्ति है, क्योंकि दंड क्या करता है, वास्तविक रूप से नियंत्रित करता है। अब शक्ति का एक भी परिभाषा, अब पहले तो तुम ये समझो कि शक्ति होती क्या है ना? शक्ति, अब यूरोपियन चिंतन में अगर देखें शक्ति के बारे में अगर पढ़ें तो सबसे पहले मतलब मैकियावेली ऐसे यूरोपियन चिंतक थे जो माना जाता था कि वो शक्तिवादी विचारधारक है, कि शक्तिवादी अगर शक्तिवाद को अगर देखें, इस विचारधारा को भारत में प्रसिद्ध करने का श्रेय जो है वो मन्नु और कौटिल्य को जाता है। कुछ शुक्राचार्य को भी हम कह सकते हैं, शुक्र भी इसमें शामिल थे, लेकिन दंड लोक के बारे में हम बात कर रहे हैं। जबकि यूरोप में मैकियावेली और इंग्लैंड के अंदर जो है वो थॉमस हॉब्स
ऐसे विचारक है कि जिन्होंने शक्ति के बारे में बताया। तुम ये समझो कि शक्ति क्या चीज होती है। शक्ति एक मानसिक विचारधारा है। अब ये समझो कि शक्ति क्या है। शक्ति वह है जो लोगों को वह करने पर मजबूर कर देती है जो वे संभवतः नहीं चाहते। शक्ति कहलाती है। समझे बात? शक्ति क्या चीज है? लोगों को वह कर देने पे मजबूर कर देना। अब एक शब्द आया है वह है जो लोगों को वह करने पर मजबूर कर देती है जो संभवतः वे नहीं करना चाहते। इस वह का मतलब है शक्ति। शक्ति किसी भी, अब देखो शक्ति को और अगर समझे तो हम ये बात सकते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर, इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर तत्पर कर देता है या कार्य करने पर जो है वह उसे उद्धत कर देता है, शक्ति कहलाता है। समझे बात? समझ गए शक्ति क्या चीज है? शक्ति एक बल प्रयोग के रूप में होती है। ठीक है? शक्ति ज्ञान होती है, आत्मबल होती है, संयम होती है, संगठन होती है, आकार होती है, प्राप्तियां होती है, सत्ता होती है। ठीक है? तो शक्ति को तुम इस तरीके से समझो कि शक्ति जो है वह अपने आप में परिपूर्ण रहती है। क्योंकि शक्ति क्या करती है? किसी भी व्यक्ति को की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर देती है। यह है शक्ति की परिभाषा, थोड़ी सी अगर हमने समझी है। अब देखो, अगर तुम शक्ति समझ गए हो तो अब तुम्हें एक छोटा सा सरल सा उदाहरण देके मैं आपको देना चाहता हूं कि शक्ति जो है वह अपने आप को व्यक्त करने का तरीका है। शक्ति क्या है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है शक्ति। अब शक्ति क्या होती है? अब शक्ति के बारे में पढ़ें कि शक्ति नंबर 1, शक्ति स्वच्छंद होती है, शक्ति अनियंत्रित होती है, और नंबर 3 जो आपके लिए उपयोगी है, शक्ति जो होती है अनियंत्रित होती है, और नंबर 4 शक्ति अदेय होती है। 4 चीजें हमने पढ़ी हैं शक्ति के बारे में। पहला कि सब शक्ति पर किसी का नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता, अनियंत्रित रहती है। दूसरा, शक्ति स्वच्छंद रहती है, वो अपनी इच्छा से विचरती है। और तीसरा कि वह शक्ति जो होती है वह अदेय होती है। कोई व्यक्ति किसी को अपनी शक्ति दे नहीं सकता, ट्रांसफरेबल नहीं होती है। और चौथा और अंतिम क्या कि शक्ति जो होती है वो अपने आप में परंपरागत रहती है। समझे बात? अब शक्ति क्या चीज है? हमने पढ़ा पहले बल शक्ति नहीं है, या यूं कहें कि बल शक्ति का एक प्रकार है। अब शक्ति क्या है? ऐसी क्या चीज है जो इसमें आती है? अग्नि, वायु, सूर्य, विद्युत,
ये शक्ति के सामान्य उदाहरण है जो किसी भी आदमी को वो करने पर मजबूर कर दे कि जो वो नहीं चाहता। ये वास्तविक शक्ति के उदाहरण है कि ये वे करवा सकते हैं जो हम नहीं चाहते, क्योंकि शक्ति वही, वास्तविक अर्थों में शक्ति वह होती है जो स्वयं वह करने पर मजबूर कर दे जो हम नहीं चाहते। ये शक्ति है। अब राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हम इन उदाहरणों को उपयोग में नहीं ले सकते। तो सब राजनीति विज्ञान जो है उसमें शक्ति का एक सबसे सुंदर उदाहरण है, वो है मत। जैसे हमें दान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राजनीति में शक्ति की अवधारणा का जब प्रतिपादन होता है, शक्ति के बारे में बताया जाता है, तो एक ही शब्द आता है और वह आता है जनता। क्योंकि 26 जनवरी 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ और उसकी प्रेम्बल को जस्टिफाई किया गया, तो उस प्रेम्बल के पहले शब्द थे क्या? हम भारत के लोग। शक्ति का मतलब होता है हम भारत के लोग, वी द इंडियन पीपल। शक्ति है, क्योंकि शक्ति जनता जो है, किसी भी देश में जनता शक्ति का प्रयोग होती है, और खास तौर पे उन देशों में तो निश्चित रूप से शक्ति का प्रयोग होती है कि जहां पे लोकतंत्र जैसी अवधारणा का शासन रहता है। अब लोकतंत्र का तो मतलब ही क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता शासन करती है। जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता शासन करती है, लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र में शक्ति का पर्यायवाची रहती है जनता, और जनता का मत, और वो भी शक्ति कब तक रहती है? जब तक वो उसका क्या करती है? दान करती है। जब इसकी खरीद फरोख्त होने लग जाती है तो फिर शक्ति स्व शक्ति नहीं रह जाती है, वो दूषित शक्ति हो जाती है। अगर शक्ति के बारे में हमें ज्यादा बढ़िया से जानना है तो निश्चित रूप से हमें जो शक्ति का प्रयोग जानना होगा। राजनीति विज्ञान में न्याय की अवधारणा को समझने के लिए पहले शक्ति की अवधारणा को समझना जरूरी है, क्योंकि न्याय शक्ति का ही होता है। निर्बल के लिए न्याय जो होता है वो दुष्कर होता है, दुर्लभ होता है, कठिन होता है। अगर न्याय को ले सकता है या न्याय दिला सकता है या दे सकता है तो वो एक ही चीज है, और वो है शक्ति, पावर। शक्ति न्याय दे भी सकती है, क्योंकि जो निर्बल होगा, जो कमजोर होगा, वो ना तो न्याय दे सकेगा और ना न्याय ले सकेगा। अब इसके बाद में अगर शक्ति समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, अब अगला हम न्याय के करीब जाने के लिए अगली चीज हमारे सामने जो आती है वो क्या? पहला पढ़ा, थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं क्योंकि हमने शक्ति को समझ लिया है। शक्ति के बारे में जितना हम जान पाए हैं उससे एक बात तो स्पष्ट पता लग गई है कि शक्ति जो है वो स्वच्छंद है, अनियंत्रित है, और जो स्वच्छंद होती है, अनियंत्रित होती है, वो सिर्फ कार्य करती है, सब है ना, बुरा कि भला इसका पता नहीं। शक्ति तो करती है, हवा तो चलती है। अब इस हवा से किसी को सांस आए और उसकी जिंदगी बन जाए, और चाहे उसकी हवा में सांस किसी की उखड़ जाए और उसकी रूह निकल जाए। अग्नि शक्ति है कि तो जलती है, उसी अग्नि पे लोग भोजन बना के अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं, और उसी अग्नि से जो है अपना घर जला लेते हैं, और उसी अग्नि से जो है शरीर तक दाह कर लेते हैं।
अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को एक जैसा ही महसूस करेगी। विद्युत अपने आप में शक्ति है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसका सदुपयोग किया है दुरुपयोग किया है, वो तो करेगी। अगर आपने बिजली का कनेक्शन लिया है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप विद्युत के झटके से वंचित नहीं रहेंगे। आपको उतना ही लगेगा जितना एक चोर को लगता है। उसकी नजर में ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई चोर है, ना कोई सिपाही है, ना कोई राजा है, ना रंग है। उसी तरीके से अगर शक्ति, मैंने क्या बताया, सुनो ध्यान से सुनो, कि शक्ति जो है कार्य करती है। बुरा भला के बारे में कोई बात, कोई नहीं है कि बुरा करेगी भला करेगी क्या करेगी, कोई मतलब नहीं, शक्ति सिर्फ करेगी। अब शक्ति, इसी पड़ाव में हमने जब शक्ति का एक राजनीतिक श्रेष्ठ उदाहरण पढ़ा था जो हमारे काम का है, वो है जनमत। अब जनमत भी साफ करता है, जन्म मत, यानी इसे कहते हैं जनता का मत। अगर वो दान हुआ है तो वो कहलाता है मतदान। मत यानी मन की उच्च स्थिति, मन की उच्च स्थिति मन मतदान कहलाती है। और मतदान जो होता है वह, अब देखिए शब्द ही आया है दान। दान यानी इस दान किसे कहते हैं, जिसे बेचा व खरीदा ना जाए, मतदान कहलाता है। अब देखिए जिसे बेचा जाता है, सेल किया जाता है और खरीदा जाता है, वो दान नहीं होता। नेत्रदान के बारे में सुना होगा आपने, रक्तदान के बारे में सुना होगा, अंगदान के बारे में सुना, ये सारे दान हैं। कन्यादान के बारे में सुना होगा। अब जो चीज दान दी जाती है उसकी खरीद फरोख्त नहीं होती, से बेचा या खरीदा नहीं जाएगा, है ना। अब मतदान जो है अपने आप में शक्ति है, क्योंकि ये जनता के मन की स्थिति है। और शक्ति वास्तव में किसकी होती है, मैंने वेरी फर्स्ट आपको एक बात आती, शक्ति मन की होती है या मानसिक होती है। इसे मेंटल पावर जिसे कहते हैं वह शक्ति होती है। जब आप बात करते हैं जिस शक्ति के बारे में हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स, वो बल है, वो फिजिकल पावर की बात कर रहा है। और हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम अखाड़े में लड़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि बल का उपयोग लड़ाई करने के लिए किया जाता है। और राजा कभी जनता से लड़ता नहीं है, वो क्या करता है, शासन करता है साहब। और शासन का प्रयोग, शासन कभी बल के उपयोग से नहीं होता, क्योंकि उच्च शासन की स्थिति वही होती है, वही राजा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। जो जनता के जन कहते हैं ना, वह शासक जो जनता के जनमानस मानस में बसता है, वही राजा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। A king has a better, he ruled on the mental conditions, not a physical. वे राजा जो मन पे राज करते हैं, वे निश्चित रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली कहलाते हैं। अब देखिए शक्ति, मैंने बताया कि शक्ति किसी का भला नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पास में दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, बुरा करवा भी नहीं सकते। तो शक्ति से भला करवाने के लिए हमेशा सहारा लेना पड़ता है सत्ता का। सत्ता, इसे प्राधिकार कहते हैं। प्राधिकार कहते हैं और इंग्लिश में से अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी जो है वह सत्ता कहलाती है। अब सत्ता क्या है, सत्ता समझिए, इसको हम सत्ता कहते हैं हिंदी में, प्राधिकार इसका विस्तृत शब्द है, अथॉरिटी हम इंग्लिश में कहते हैं। और सत्ता के बारे में एक चीज कि सत्ता क्या है, सत्ता
शक्ति के प्रयोग का ढांचा है, वरना शक्ति को तो उपयोग भी नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए देखिए कि आप विद्युत को हम शक्ति कहते हैं, विद्युत को हम शक्ति कहते हैं, सत्ता शक्ति के प्रयोग का ढांचा है, क्योंकि शक्ति से अगर हमें शासन करना है, शक्ति से शासन करना है, और किस पे करना है? शक्ति पर ही शासन करना है, क्योंकि शासक और शासित दोनों एक ही है, क्योंकि शक्ति जनता है और जनता पर जनता ही शासन करती है, कोई दूसरा शासन नहीं करता। तो शक्ति पर शासन करने के लिए सत्ता चाहिए। सत्ता क्या है? शक्ति के प्रयोग करने का एक ढांचा है, विद्युत शक्ति है। अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें जो है परिपथ स्थापित करना जरूरी होगा। घर में जब तक हम परिपथ स्थापित नहीं करेंगे, माने लाइट की फिटिंग नहीं करवाएंगे, तो हम लाइट को यूज नहीं कर सकते। बिजली वाले आएंगे, खंभे से 2 तार निकाल के दे जाएंगे। अब उन 2 तारों को हम क्या सारा दिन हाथ में उठाए रखेंगे? अगर हमें वास्तविक रूप से विद्युत का सही उपयोग में लेना है और इस तरीके से उपयोग लेना है कि वह शक्ति कहीं हमारा विनाश न कर दे, तो इसके लिए हमें विद्युत परिपथ की जरूरत होगी। शक्ति साहब बारूद है, हाँ जी, बारूद तो बारूद है, ना मित्र का है, ना सखी का है, ना सहेली का है, ना दोस्त का है, किसी का नहीं है। उसमें आग लगेगी तो वो जलेगा तो धमाका करेगा, और फिर उस धमाके में चाहे शेरशाह सूरी जैसा मतलब खुद बारूद खरीदने वाला मतलब शासक आ जाए, और चाहे कोई विरोधी शत्रु आ जाए। बाबर ने शक्ति का दुरुपयोग किया या उपयोग किया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने बारूद का बहुत सही प्रयोग किया। तोपखाने का आविष्कार किया, तोपखाने को यूज किया और शत्रुओं पर विजय पाई, और अपना मतलब एक वर्चस्व पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में छोड़ गए बाबर। लेकिन शेरशाह सूरी इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, और मतलब सिंपली दैट बारूद में आग लगने के कारण जो है उनका देहांत हो गया गलती से, क्योंकि इसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बारूद को, तो जैसे विद्युत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बारूद से अगर हमें भला करना है तो हमें बारूद के लिए व्यवस्था करनी होगी, हमें एक सिस्टमैटिक तरीका बनाना पड़ेगा, हमें जो है मतलब एमिनिशन बनाना होगा, हमें गोला बारूद बंदूकें पिस्तौलें बनानी होगी। ये सारे सुरक्षा यंत्र हैं कि बारूद खुद को नुकसान न पहुंचाए, और हम वो ही करें जो हम चाहते हैं। अग्नि शक्ति है, लेकिन इस पर सत्ता स्थापित नहीं की जाए हथियार लिख सकते हैं। अग्नि सीधे अगर तुम मैदान में अग्नि जलाओगे तो क्या उस पर कैसे खाना बनाओगे? आपने गैस सिलेंडर लिया और गैस सिलेंडर को सीधी आग लगा दी, अब खाना बनाओ, देखिए कौन बनाता है? पॉसिबिलिटी है क्या? आपने घर मतलब लकड़ियां घर में डाली थी और तुमने जाके एक कोने में आग लगा दी और क्या खाना बना रहे हो, तो बन गया सब, पता चले सर मतलब सब कुछ ही बन गया, कुछ बचा ही नहीं है। हाँ जी, अब अग्नि से हमें हर चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे अग्नि से खाना बनाना है तो हमें चूल्हा, ये क्या है? सत्ता है। सत्ता शक्ति का विधिवत प्रयोग है या विधिवत ढांचा है, खुद को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक उसी प्रकार से शक्ति जो है, सत्ता क्या कहती है? जैसे मैंने बताया कि जनमत जो है वो शक्ति है। अब इस जनमत को क्या करना? एक ढांचे में डालना, एक परिपथ में डालना, इसे हम क्या कहते हैं? चुनाव। एक निश्चित तरीके से वो क्या करेगा? अपने लिए सत्ता चुनेगा, और वो सत्ता आगे चल के क्या करेगी? शासन करेगी। इसे ये है सत्ता। क्योंकि अगर भीड़ सारी आ गई और सारे कहीं हम राजा बनेंगे तो फिर प्रजा कौन बनेगा? क्योंकि अब देखिए क्लास, आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, अब सभी अगर ऑफिस में चले जाएं तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, उल्टा पिट के आ जाओगे डेफिनेटली। अगर सारे आदमी कहें कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो फिर जनता कौन बनेगी?
तो अब इसके लिए क्या है, एक निश्चित परिपथ है, निश्चित तरीका है। जैसे जनमत को हम क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से, हमारी वोटों को चुनाव के माध्यम से जो है एक उम्मीदवार को दिया जाता है, और एक सिस्टमैटिक, जिसका एक संवैधानिक तरीका होता है, और संवैधानिक तरीके से एक व्यक्ति खड़ा होता है, और संवैधानिक तरीके से जो वोट डाले जाते हैं, और संवैधानिक तरीके से वो सत्ता हासिल करता है, वो शासन करता है, वो सत्ता कहलाता है। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आती है शक्ति की अगली इकाई, और या यूं कहें कि हम न्याय के एक और करीब, न्याय की तरफ अगला कदम है सत्ता या अथॉरिटी। अथॉरिटी अब अथॉरिटी मिलने के बाद में, पावर को जब अथॉरिटी मिल जाती है तो दो चीज आती है सब, वैधता और अवैधता। समझे बात? वैधता और अवैधता। अब वैधता क्या चीज होती है और अवैधता क्या चीज होती है? अब देखिए, साधारण सी बात है कि इसे राजनीति की भाषा में कहते हैं औचित्यपूर्णता या लिगमेटेसी। अब लिगमेटेसी या वैधता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति एक वैधानिक तरीके से सत्ता हासिल करता है संविधान में वर्णित तरीके के अनुसार, और उस सत्ता को हासिल करने के बाद में शासन करता है, उसे वैधता कहते हैं। इसमें एक चीज आता है विधान, या इसे कहते हैं संविधान। ठीक है। अब विधान यानी विधि में वर्णित तरीके के अनुसार, संविधान यानी संविधि वर्णित विधि के अनुसार, या इसे हम ये भी कह सकते हैं लॉफुल या कानूनन, कानून के अनुसार। अब शक्ति का उपयोग कोई सत्ता बनाने के लिए करता है, लेकिन उसके लिए तीन चीजें जरूरी होती है, विधान, संविधान और कानून। देखिए, अगर कोई बिना विधान के को काम करता है, माने अनलीगलाइज तरीके से काम करता है, एक आदमी भीड़ को इकट्ठा करता है और भीड़ को बरगलाकर उसका सहारा लेकर जो है वह सत्ता में आता है और शासन करता है, तो उसे हम वैधता नहीं कहेंगे। वो विधान नहीं है, वो संविधान नहीं है, वो वैधता नहीं है। क्योंकि वैधता वही होती है जब एक आदमी अपनी विधि में वर्णित तरीके के अनुसार शासन करता है, उसे वैधता कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, वैधता जो है वो शक्ति का विधिवत तरीका होता है, संविधान। अब देखिए, संविधान में वर्णित तरीके के अनुसार से प्रत्येक देश का एक संविधान होता है, कानून होता है, और कानून जो तरीका बताता है। अब आती एक शब्द, एक तरीके, वो मतलब एक हमारे सामने एक वो आती है कि वैधता कहेंगे किसे, वैधता क्या चीज है? तो वैधता का मतलब होता है विधि वर्णित या लॉफुल। वह जो विधि वर्णित है, कुछ भी है, कोई भी तरीका, अगर किसी देश की विधि में इसका वर्णन है और उस विधि के लिए सबकी स्वीकृति है, तो डेफिनेटली वो वैध है। जरूरी नहीं कि वो यूनिवर्सल हो, सब उसे माने, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कम से कम एक समुदाय, एक हिस्सा, एक लोग या एक भीड़ का एक टुकड़ा उसे माने, वैधता कहलाता है। अब विधि में वर्णित तरीके के अनुसार से जब वो शासन करता है, वो वैधता कहलाता है। इसे औचित्यपूर्णता कहते हैं। औचित्यपूर्णता उसे कहते हैं कि जब आदमी सिस्टमैटिक तरीके से, औचित्यपूर्ण तरीके से जब शासन करता है, उसे वैधता कहलाते हैं। अब वैधता जो है
वह लिगमेंटेसी है। क्योंकि कोई भी शासक, ध्यान रखिए, कोई भी शासक शक्ति या सत्ता के सहारे केवल धरती पर राज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है वो शक्ति के द्वारा, सत्ता के सहारे धरती पर तो राज कर सकता है, पर लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकता। लोगों के दिलों पर राज वही करता है जो निश्चित रूप से वैधता के सहारे चलता है। देखिए, जो जीवन में अगर आप निश्चित रूप से इस तरीके से अगर आप शासन करते हैं, एक तरीके से पेश आते हैं, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे, अन्यथा आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। वैधता जो औचित्य पूर्णता जो होती है, लिगमेंटेसी जो होती है, उसका मतलब लॉफुल होता है। और लॉफुल जो है वह अपने आप में कानूनन होता है, क्योंकि विधि में वर्णित तरीके के अनुसार से जब शासन किया जाए तो डेफिनेटली वो लॉफुल होता है। अब जब तक वैधता हासिल नहीं हो जाती तो हम उसे अवैध बोलेंगे। अवैध किसे कहेंगे? कि वह जो विधि में वर्णित नहीं है, या हम उसे क्या बोलेंगे? औचित्यपूर्ण बोलेंगे। डेफिनेटली हम उसे जो है जिसका औचित्य नहीं है ना। अब अवैधता क्या है? तो विधि में वर्णित नहीं है। अब पुनः आते हैं देखिए वैधता। अब वैधता जो है वो निश्चित रूप से किसी भी शासन को स्थापित करने वाली एक सत्ता होती है, वह लिगमेंटेसी। लिगमेंटेसी से गुजरने के बाद में अब चौथा पड़ाव जो हमारे सामने आता है, अब आपके टॉपिक पे आता है, और वो होता है न्याय। देखिए, जो वैध है, जो वैध तरीके से चुना गया है, जो वैधता के अधिकार में आया है, जिसने शक्ति को सदुपयोग किया है, जिसने शक्ति का प्रयोग किया है, वह निश्चित रूप से वैध कहलाता है। क्योंकि वैधता का मतलब क्या होता है? वह जनता की अभिव्यक्ति को समझता है, और एक वैध तरीके से जिसने शासन किया है वह निश्चित रूप से जो है सत्ता को अपना उपयोग में लेकर, सत्ता को अपने हथियार में लेकर काम करता है। ऐसा व्यक्ति जो सत्ता को सही तरीके से हासिल करता है, वो डेफिनेटली जो है वो सत्ता अथॉरिटी कहलाती है। अगर निश्चित रूप से हासिल की गई सत्ता जो है वो वैधता कहलाती है, जो विधि में वर्णित तरीके के अनुसार शासन करती है। और यही वैधता आगे चलकर जो है वो न्याय स्थापित करती है। इसे हम क्या कहते हैं? लॉफुल, न्याय। अब ये है आज का टॉपिक, न्याय किसे कहते हैं। तो न्याय समझने के लिए पहले इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको ध्यान दें। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विनम्र निवेदन कि आप जो है इन चीजों को बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शीतलता से पढ़ें। अगले वीडियो में हम आपके टॉपिक न्याय के बारे में बताएंगे। देखिए, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने ये चीजें कक्षा 11 में पढ़ ली होगी, क्योंकि ये 11 के सिलेबस में आया है। लेकिन जिन बच्चों ने कक्षा 12 में नए रूप से राजनीति विज्ञान विषय का चयन किया है, उन बच्चों के लिए मेरी ये गुजारिश कि आप जो है वो निश्चित रूप से बैक टू बैक वीडियो जरूर देखें। कक्षा 11 के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं,
और हाँ, हालांकि जैसे मैंने आज जैसे न्याय है, न्याय करने से पहले आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब कल जो है आपका जो टॉपिक है न्याय, इसको पूरे करेंगे। आप निश्चित रूप से साथ रहें, किताबों का अध्ययन करें और हम रोजाना जो है एक लेसन को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।